नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की बड़ी आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है और इसी सिलसिले में ये सीबीआई की तरफ से एक समन जारी किया गया था पूछताछ में शामिल होने के लिए और उसी समन को रद्द करने की मांग की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि जस्टिस दिनेश कुमार की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और देखना यही होगा कि जो मांग तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है कि सीबीआई ने जो समन भेजा है उसको रद्द किया जाए, तो क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट जब तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करेगा तो जो मांग याचिका में की गई है समन को रद्द करने की, क्या दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत मिलेगी तेजस्वी यादव को, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ममता, चूंकि देखा जाए तो लालू मीसा भारती और राबड़ी देवी को राहत मिल गई है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये अभी सुनवाई होना है और कई तरीके के और भी आरोप लग रहे हैं जांच एजेंसी को लेकर। शुरुआत से ही कहा गया कि सरकार के अधीन जांच एजेंसियां चल रही हैं। ऐसे में अगर हम सुनवाई को लेकर या समर्थकों को लेकर बात करें, जो कि समर्थक काफी तादाद में पहुंच जाते हैं, ऐसे में समर्थकों की तरफ से क्या किस तरह की तस्वीरें सामने? जी बिल्कुल, देखिए कोमल, आज तो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो अपने अपने घरों में हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके नेता पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर समर्थकों का जमावड़ा भी लग पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे। और क्योंकि ये याचिका जो है समन को रद्द करने की मांग की गई है, तो जो याचिका है एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत चलेगी दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया है कि जो समन सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है वो सीआरपीसी की धारा 107 के तहत जो नोटिस दिया जाता है वो स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। और जिस तरीके से सीबीआई ने नोटिस जारी किया है वो गैर कानूनी है और इसी वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो सीबीआई ने समन जारी किया है उसको रद्द किया जाए, यही मांग है। तो अब देखना होगा कि जब जस्टिस दिनेश कुमार इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को राहत देंगे। हालांकि समर्थक जहां पर है शांति से हैं क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई होनी। चलिए ममता, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लीजिए, आज ये सुनवाई होगी। हालांकि समर्थक आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई किसी तरीके की चिंता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले तमाम समर्थक शांति से। और वही नियोजन नीति में 60-40 का अनुपात झारखंड सरकार के लिए गले की फांस बन गया है, जिसे लेकर पूरे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। बता दें, इसका असर 13 मार्च से दोबारा शुरू हुए सदन की कार्रवाई में दिख रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नियोजन नीति के मुद्दे पर मौन है। नियोजन नीति में बाहरी के 40% शामिल करने से युवाओं में रोष है। अब उनका कहना यह है कि ऐसे में बाहरी लोगों का दबदबा यहाँ की परीक्षाओं में होगा, जिससे यहाँ के मूल निवासियों के हक का हनन होना तय है। और युवा मुख्यमंत्री से ये भी सवाल कर रहे हैं कि 1932 के दावों का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सदन में आजसू विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आए। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सदन में जारी गतिरोध पर विधानसभा अध्यक्ष से समाधान का रास्ता निकालने का आग्रह किया और कहा कि सभी दल के विधायकों के साथ कार्य मंत्रणा की भी बैठक बुलाकर इसका हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सदन में वक्तव्य देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राज्य के युवाओं के मन में हो रही तरह तरह की आशंका का समाधान नहीं हो सकेगा और इसीलिए हम लोग बार बार सदन से मुख्यमंत्री को बोलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हो शक्तियां हैं कि जब राज्य के अंदर या फिर हाउस के अंदर जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो वो दल के या विपक्ष के या पक्ष के लोगों को एक साथ बैठा के कार्य मंत्रणा बुला सकते हैं। मैंने यही आग्रह किया, कार्य मंत्रणा बुलाना चाहिए। अगर उनको ये पीड़ा है कि इससे दिक्कत हो रहा है तो वो अपनी शक्ति के अधीन उनको एक पहल करना चाहिए ताकि उसका कुछ रास्ता निकल सके। यही आग्रह मैंने किया। तो क्या है नियोजन नीति? अनुसूचित जिलों की ग्रुप सी और डी की नौकरियां। अनुसूचित जिलों की नौकरियों के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। नियुक्ति भी वही पा सकते थे जो इन जिलों के निवासी थे। हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति 2021 बनाई थी। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति हो सकेगी। जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो उन्हें ही मिलेगी नियुक्ति।
रांची हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, रांची हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। तो नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने से युवा परेशान। झारखंड में नियोजन नीति के झमेल में यहां के युवा फंसते रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक 3 बार नियोजन नीति बन चुकी है। जब जिसकी सरकारें रही, नियोजन नीति अपने हिसाब से बनती रही। सबसे पहले राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार ने राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, मगर झारखंड हाई कोर्ट से इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2016 में रघुवर दास के नेतृत्व में बनी राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र और 11 जिलों को सामान्य श्रेणी का प्रावधान कर विवादित बना दिया। कानूनी लड़ाई के बाद ये नियोजन नीति भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। 2019 में सीएम सोरेन के नेतृत्व में घोषणा पत्र के अनुरूप नियोजन नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जो 2021 में तैयार होने के बाद इसे लागू किया गया। भाषाई विवाद और झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता के मुद्दे पर काफी विवादों में आ गया। अंततः हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इस वजह से 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया सरकार की लटक गई। छात्र एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा नियोजन नीति में मैट्रिक इंटर पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ जोड़ा गया, मगर स्थानीय नीति का मुद्दा आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया। ऐसे में छात्र आक्रोशित हैं। संवाददाता विजय कुमार गोप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। विजय, नियोजन नीति को लेकर जिस तरह से घमासान चल रहा है, छात्र सड़कों पर, और अगर उनके आक्रोश की बात की जाए, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर लगातार जितनी सरकारें उतनी बार बदलाव देखा जा रहा है, फिलहाल ताजा जानकारी लेंगे। मान लो ये झारखंड के नियोजन नीति का मुद्दा कोई नया नहीं है। जितनी भी सरकारें आई है अपने हिसाब से ही नियोजन नीति तैयार किया, हालांकि जितने भी नियोजन नीति बनी वो कहीं न कहीं आधार पर लटक गया। चाहे पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के समय में जो नियोजन नीति बनी उसकी बात करें, या मौजूदा समय में जो हेमंत सोरेन की सरकार में जो बनी नियोजन नीति उसकी बात करें, ये जितने भी नियोजन नीति बनी उस मतलब आज के समय में अगर बात करें तो ये आधार पर लटक गया, और जिसका खामियाजा सिर्फ यहाँ के छात्रों को उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से राजनीति करती रहती है, आवाजें उठाती रहती है, जिसकी भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से नियोजन नीति बनाती है, और विपक्ष में वही जब सरकार चली जाती है तो इस मुद्दे को लेके सिर्फ राजनीति करते नजर आती है कौन। लेकिन अगर बीच में अगर देखा जाए, दोनों तरफ को देखा जाए, तो ये सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ युवाओं को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया जा रहा है मौजूदा समय में। विजय, आपसे हम ये भी जानेंगे, जिस तरह से अगर हम पिछली सरकारों को लेकर बात करें, इस नीति में कितना बदलाव आया है? अगर हम बात करें छात्रों की तरफ से संतुष्टि को लेकर, क्या कभी संतुष्टि दिखी है? ये छात्रों की अगर बात करें तो हमेशा ही छात्रों को लेकर ये जो नियोजन नीति वो विवाद में रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से रघुवर दास ने नियोजन नीति को परिभाषित किया था, उसके बाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये खारिज हो गया। उसके बाद फिर 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति तैयार की, वो नियोजन नीति हाई कोर्ट से खारिज हो गया, और फिर एक बार सदन में ये हंगामे का भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मुद्दा सिर्फ नियोजन नीति का है। एक बात इसमें सबसे अहम बात हो जाती है कोमल, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, इसको ये बात समझ में आनी चाहिए और इस बात को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए कि जो छात्र, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से ही इसमें नियोजन नीति झारखंड में नहीं बन पाया, और बिना नियोजन नीति के ही, स्थानीय नियोजन नीति के ही ये यहाँ पे नियुक्ति होती रही। लेकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो झारखंड के युवा, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, जो कैंडिडेट है, जो किसी भी पद के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये अधर में लटका हुआ चीज है, उन लोगों को ठगने का काम किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि जिस तरीके से अभी मौजूदा समय में झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द करने के बाद जिस तरीके से तमाम नियुक्तियों को रोक दिया गया है, तो ये सिर्फ कहे तो छात्रों को लेकर नुकसान है, क्योंकि जिस छात्र का एज अगर
आज के समय में अभ्यर्थी का जो एज है वो क्वालिफाई कर सकता है या एग्जाम दे सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो 2 साल के बाद उसका जो अगर एज क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए सरकार क्या प्रावधान करती है, तो इसको भी विचार करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सिर्फ हंगामे के भेंट सदन का आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी सदन में सिर्फ चलिए नियोजन विजय, नीति बहुत का शुक्रिया, अनुमोदन नजर होता बनाए रहा है। रखिएगा। तो फिलहाल ऐसे में जानकारी पहुंचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बागसुमा में कोयला कारोबारी बंटी सिंह के आवास और कोयला डिपो पर बीती रात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने गोलीबारी की। इसमें बंटी सिंह और उसके घर के सदस्य बाल बाल बच गए। बता दें, घटना की कुछ देर बाद प्रिंस ने ऑडियो और पर्ची जारी कर घटना की जिम्मेवारी भी ली है। वहीं वायरल ऑडियो में गैंगस्टर प्रिंस खान ने बंटी सिंह को धमकी देते हुए कहा कि 1 करोड़ कैश और 200 रुपए प्रति टन नहीं दिया तो बंटी सिंह और धर्मपाल यादव को हर साल में जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही हैं कि हर हाल में मारेंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर धनबाद में कोयला का काम करना है तो छोटे सरकार को पैसा देना होगा। और वहीं इस वायरल ऑडियो पर पुलिस ने फिलहाल कुछ भी नहीं बोला है। और वहीं राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे और इस प्रेस के माध्यम से प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अडानी पर काफी तेजी से आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आखिर किस फॉर्मूले से अडानी ग्रुप इतनी जल्दी पूरे विश्व भर में दूसरे नंबर पर आर्थिक रूप से मजबूत हो गया और इसे देश के लिए लोगों के बीच सार्वजनिक किया जाए। 12 विशेष औद्योगिक घराने को छोड़कर बाकी सभी छोटे औद्योगिक घरानों में ताला लटका पड़ा है। और उन्होंने आगे भी कहा कि मोदी सरकार जैसे जैसे जेपीसी से भाग रही है, देश के लोगों में ये लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये मैंने जो आपके सामने एक एक डाटा है, 1000 करोड़ रुपया मार्केट कैप में कमी आई LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है LIC का ओनर, कौन है SBI का ओनर, कौन है? ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। इसका मतलब ओनर मैं हूं, आप हैं, हमारा हर दर्शक है, हमारा हर सुनने वाला वो ओनर है। अगर 83,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ में कमी आती है तो हमारी जो एसेट है वो 83,000 करोड़ कम होती है। तो मैं मैं ये नहीं कह रहा कि LIC डूब गई, मैंने ये भी नहीं कहा कि SBI डूब गई, पर 83,000 करोड़ में कि उनकी अगर मार्केट कैप में कमी आ गई तो आपकी वेल्थ और मेरी वेल्थ कम हुई ना। हम हैं उसके ओनर। We the people of India are the owners of these institutions. और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 40 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का भी प्रस्ताव शामिल है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे और केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य किया गया है। झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण और वसूली में संशोधन का निर्णय लिया गया है और HEC रांची की 18.41 एकड़ जमीन जिस पर पुलिस मुख्यालय और थाना है उसे गृह कारा और आपदा प्रबंधन को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य कर्मियों की तरह विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कॉलेजों के कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो 1 लाख कुएं खोदने का भी प्रस्ताव 40 प्रस्तावों में शामिल था, जिसे मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट की बैठक सीएम सोरेन की अध्यक्षता में की गई है। रांची से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे विभाग जिनके अधिकारीगण इस बैठक में मौजूद रहे और 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें एक बड़ा प्रस्ताव ये कि 1 लाख कुएं खोदे जाएंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की आपसे हम साझा कर रहे हैं। 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे मंजूर कर लिया है। और मुजफ्फरपुर में वैशाली लोकसभा से सांसद और लोजपा पारस गुट की वीणा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लंबे अरसे से पताही हवाई अड्डा पर नियमित परिचालन के लिए जल्द से जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया उन्होंने। इस दौरान एक पत्र भी दिया। आपको बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पताही हवाई अड्डे पर परिचालन की मांग की जा रही है और यहां पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान सभा भी कर चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये मुलाकात की गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी यहां सभा भी कर चुके हैं। सांसद वीणा देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पताही हवाई अड्डा पर परिचालन की मांग की जा रही है और उस मांग को लेकर ये एक पत्र भी दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को वीणा देवी ने। तो परिचालन कराने की मांग की गई है वीणा देवी की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपसे हम साझा कर रहे हैं। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी, जिसके बाद ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। लैंड फॉर स्कैम मामले में समन जारी किया गया था तेजस्वी यादव को और वहीं तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम साझा कर रहे हैं आपसे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं